बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बट आप लोग पढ़ाई स्टडी अच्छे से नहीं कर रहे हैं बिकॉज आप लोग जेनेटिक्स इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसमें आपने डिटेल्स को नहीं जाना या फिर नहीं समझना चाहते हो। सो प्लीज़ जो भी इंटरेस्टेड हो जेनेटिक्स जानने के लिए तो डिटेलली देखो, वीडियो को एंड तक देखो, तभी आपको जान पाओगे कि क्या है नहीं है, या फिर डिटेल जेनेटिक्स क्या होता है। जेनेटिक्स में जिनको भी डर लगता है कि जेनेटिक्स नहीं हो रहा है तो प्लीज़ देखा करिए वीडियो को रेगुलरली, बिकॉज ये बहुत ही वास्ट चैप्टर है एंड बहुत सारी थिंग्स है। इसके नोट्स रेगुलरली आएंगे, इसके ऊपर भी क्लासेस रेगुलरली आएंगे। आप अगर देखना चाहो तो मैं 1 आवर का भी क्लासेस ला सकती हूँ, सेशंस ला सकती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग वॉच करिए, बिकॉज हमें ईच एंड एवरी पॉइंट को अच्छे से जानना है, सो दैट हम हर दिन 5 to 6 जो भी छोटे छोटे कंसेप्ट है सबको पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो चलते हैं हमारे आज के सेशन में। तो फर्स्ट वन अभी देखिए, एक्सप्रेसिविटी। सो एक्सप्रेसिविटी मीन्स जो थिंग होता है कि जिस लेवल में एक्सप्रेशन शो होता है, कैरेक्टर शो होता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ऑर्गेनिजम्स में उस पॉइंट को हम बोलते हैं एक्सप्रेसिविटी। इट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द एनवायरमेंट, बिकॉज अगर एनवायरमेंट चेंजेस होते हैं तब ये भी चेंज होता है। उसके बाद आते हैं यूजेनिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जो यूजेनिक टर्म है इसको किसी ने डिस्कवर किया होगा ना, तो डिस्कवरी किसके थ्रू हुआ था? एफ गैल्टन के थ्रू हुआ था यूजेनिक टर्म। एंड ये क्यों डिस्कवर किया गया था? दैट इज इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स। हम लोग जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस है ना, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने के लिए, चेंजेस करने के लिए इसको हमने किया था। उसके बाद यूथेनिक्स बोला गया। सो यूथेनिक मीन्स हो रहा है इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स बाय इम्प्रूविंग देयर एनवायरमेंट। ये था इनहेरिटेंस जो कैरेक्टर है उसको इम्प्रूवमेंट करे तो उसको बोलते हैं यूजेनिक्स, बिकॉज जेनेटिक्स आ गई इसमें, जीन्स रिलेटेड आ गए, इसलिए इनहेरिटेंस हमने मेंशन किया। अगर ह्यूमन बींग्स को इम्प्रूव करना है उनके एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, देन उसको हम बोलेंगे यूथेनिक्स। अगर यूथेनिक्स आता है दैट मीन्स ये मेनली जाता है टेक्नोलॉजी के ऊपर, मेडिकल टेक्नोलॉजी और द जेनेटिक इंजीनियरिंग। दैट मीन्स बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग बायो टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे मॉडिफाई करने के लिए ह्यूमन बींग्स के कैरेक्टर्स को, सो दैट यूजेनिक्स, यूथेनिक्स, यूफेनिक्स ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है नीट के लिए, प्लस आपके जो भी एंट्रांसेस होते हैं सीपेट के लिए। सो प्लीज़ आप लोग अच्छे से इसको पढ़ा करो एंड सुना करो। 1 टाइम सुनोगे पूरा लाइफ टाइम याद रहेगा आपको। सो नेक्स्ट चलते हैं फॉरवर्ड जेनेटिक्स। व्हाट इज फॉरवर्ड जेनेटिक्स? दैट मीन्स फिनोटाइप्स टू जीनोटाइप्स। ये जो मूवमेंट रहता है ना, पहले हम लोग कैसे करते हैं, फिनोटाइप्स को शो करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग जीनोटाइप्स जो रहता है उसके अंदर चलते हैं एंड एनालिसिस करते हैं। सो दैट यहाँ पे देखिए, इट इज द आइसोलेशन एंड सीक्वेंसिंग ऑफ दो जीन्स हुज प्रोटीन प्रोडक्ट और फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन इज नोन। हम क्या कर रहे हैं, जिनके प्रोटीन प्रोडक्ट के बारे में हमें पता है और फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन शो होता है बाहर से, उसके जीन के बारे में जानना, दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड जेनेटिक्स। इस फॉरवर्ड जेनेटिक्स में कौन कौन आते हैं? आपका जो मॉर्गन जेनेटिक्स है एंड मेंडेलियन जेनेटिक्स है वो आ जाता है। सो मेंडेलियन जेनेटिक्स एंड मॉर्गन जेनेटिक्स दोनों ही फॉरवर्ड जेनेटिक्स है। रिवर्स जेनेटिक्स मीन्स ऑपोजिट। पहले जीनोटाइप्स के अंदर चलेंगे, क्या सीक्वेंसिंग है, कौन सा जीन कौन से प्रोटीन प्रोडक्ट के लिए है एंड उसके अकॉर्डिंग कौन सा फिनोटाइप स्ट्रक्चर आ रहा है, उसको अगर समझना है देन उसको हम बोलेंगे रिवर्स जेनेटिक्स। यहाँ पे हमें पता नहीं है कि इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, अननोन रहेगा। उसमें पता है नोन एक्सप्रेशन है, यहाँ पे अननोन रहे। एग्जाम्पल है दैट इज जीनोमिक्स, स्टडी ऑफ जीनोम। अगर कोई भी अननोन जीनोम के बारे में हमें फटाफट से जानना हो तो उसको हम बोलते हैं क्या? जीनोमिक्स। क्या बोलोगे? जीनोमिक्स बोलेंगे। सो अभी चलते हैं, ये जो इंफॉर्मेशंस हैं दैट इज यूजेनिक्स, यूथेनिक्स, यूफेनिक्स एंड फॉरवर्ड जेनेटिक्स, रिवर्स जेनेटिक्स। सो आपको ऑलरेडी पता है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? मेंडल है। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है? फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स कौन है? या फिर फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन है? तो आपको ये सारे नाम याद रख लेने हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पेज में चलते हैं कि क्या है इन्फॉर्मेशन और हमारे पास। दैट इज, अभी आते हैं नेक्स्ट पेज, हेरिडिटी एंड इट्स ट्रांसमिशन। जो इंपॉर्टेंट है मेंडल्स और मेंडेलियन जेनेटिक्स हम जिसे बोलते हैं, सो उसके ऊपर आएंगे। सो यहाँ पे फर्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पे क्या क्या आता है? प्री मेंडलिज्म।
सो उनसे पहले कौन कौन थे, दैट मीन्स उनसे पहले ये बताया गया था कॉन्जेस्ट, दैट मीन्स मिक्सिंग, ब्लेंडिंग। सो मिक्सिंग इनहेरिटेंस यहाँ पे हम पढ़ रहे थे। उसके बाद आए मेंडलिज्म, उसके बाद आए पोस्ट मेंडलिज्म। अगर हेरिडिटी के पीरियड को हम पूरा उसके जैसे सोसाइटी हम लोग बोलते हैं ना, सोसाइटी को डिफरेंट वे में कल्चर को हमने डिवाइड कर दिया सोसाइटी के अकॉर्डिंग जितने पर्सन हैं, वैसे ही जेनेटिक्स भी डिवाइड हुआ जाता है उसके इनहेरिटेंस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, ब्लेंडिंग के अकॉर्डिंग। सो फर्स्ट वन हो गया हमारा प्री मेंडलिज्म, सेकंड पार्ट में आया मेंडलिज्म एंड थर्ड में आया पोस्ट मेंडलिज्म और द मॉडर्न जेनेटिक्स, मॉडर्न जेनेटिक्स। उसके बाद थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग में एक्चुअली होता क्या है, ब्लेंडिंग मीन्स मिक्सर। मिक्सर यहाँ पे कौन कौन मिक्स होगा, न्यू हाइब्रिड जनरेशन आ रहे हैं, मीन्स यहाँ पे मेल फीमेल जो जीनोटाइप्स के कैरेक्टर्स हैं वो मिक्स होंगे, सो दैट हमें न्यू टाइप ऑफ कैरेक्टर्स मिलेंगे विथ उनके पेरेंटल कैरेक्टर्स। क्या मिलेगा, उनके पेरेंटल कैरेक्टर्स जो है उसके साथ न्यू कैरेक्टर्स भी मिल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट फॉर्म, इंटरमीडिएट फॉर्म। ठीक है, सो इट इज रिजेक्टेड मेनली बाय हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। इसको हमने ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस नहीं बोल के, यहाँ पे क्या होता है ना, कंफ्यूजिंग आ जाता है थोड़ा बहुत कि ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट है क्या, सो दैट इसको कंफ्यूजन को हमने कंट्रोवर्सी से हटा के हमने क्या किया, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में डाल दिया। हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, हाइब्रिड फॉर्मेशन के जो एक्सपेरिमेंट है उसमें डाल दिया। तो यहाँ पे ना सम साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, जस्ट लाइक द फर्स्ट वन इज जे कोलरेटर टोबैको के ऊपर किए थे, देन जे गोस एंड डी ग्राफ नाइट पी के ऊपर सब एक्सपेरिमेंट चल रहा था। फर्स्ट वन आपको याद रखने के लिए बोल दूँ, कोलरेटर को आपने जे के यूज़ कर सकते हैं, जे कोलरेटर ऐसे याद करना है, जे गॉस एंड डी ग्राफ एंड नाइट उनके लिए पी, ये टोबैको ये पी है। They just rejected the theory of blending but couldn't explain the reason of inheritance. उन्होंने इस थ्योरी को क्या किया, कट कर दिया, रिमूव कर दिया, बट उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि इनहेरिटेंस किसके वजह से होता है, क्यों होता है। सो मेंडलिज्म जेनेटिक्स आया। तो मेंडलिज्म जेनेटिक्स में क्या हुआ, दैट इज फर्स्ट टाइम के लिए हमारा जो जीजे मेंडल आए, हमारा जीजे मेंडल दैट इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स जो आए, वो 2 जुलाई 1822 में उन्होंने वर्क किया। उसके बाद 1843 में उनके हिस्ट्री को हम लिटिल बिट करके पढ़ते चलेंगे, बिकॉज ये नीट में या फिर सीटेट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए आता है। एंड पता है आपको, जो भी सीटीईटी के एग्जाम्स होते हैं जो हम लोग देते हैं, टीचर्स लोग देते हैं, उनमें भी एक एक क्वेश्चन आ जाते हैं। इवन आपके जो बैंकिंग के लिए हो गया, रेलवेज के लिए हो गया, एक आध क्वेश्चन तो जेनेटिक्स से आता ही आता है। सो दैट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। OS IS जितने भी एग्जाम्स दे रहे, बायोलॉजी का कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ ही जाता है। सो दैट फर्स्ट कौन थे, जीजे मेंडल। ठीक है, जीजे मेंडल 22 जुलाई 1822 को बर्थ किए। उसके बाद 1843 में उन्होंने ज्वाइन किया कहाँ पे, अगस्टिनियन मोनेस्ट्री ऑफ ब्रून इन सिटी, और हम बोल सकते हैं वहाँ पे बहुत सारे यूनिवर्सिटी भी थे, तो ब्रून यूनिवर्सिटी भी एक है। सो ब्रून सिटी में उन्होंने फर्स्ट ज्वाइन किया। उसके बाद 1849 में उनको भेजा गया कहाँ पे, ग्रेजुएशन करने के लिए, यूनिवर्सिटी ऑफ वियना। उसके बाद 1854 में क्या हुआ, रिटर्न बैक टू चर्च, जहाँ पे वो थे वहीं वापस आ गए। 1854 से 1856-57 तक, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 57 भी है, 56 से 57 तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए प्लानिंग किया। उसके बाद एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया 7 to 8 years। सो 1856 से आप ट्राई कर लीजिए 8 years, तो 1865 ऐसा कुछ टाइम पीरियड होगा। तो उस टाइम पीरियड तक वो 7-8 years उन्होंने प्रैक्टिकल वर्क में लगाया, दैट मीन्स एक्सपेरिमेंट किया पी को लेके, स्पाइसम सतिवम, गार्डन पी के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। सो गार्डन पी के 7 कैरेक्टर्स को लेके उन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। ठीक है, एक्सपेरिमेंट गार्डन पी के 7 कैरेक्टर्स को लेके उन्होंने स्टार्ट किया। सो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में अगेन।
उसके बाद उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया ना, उन्होंने किसको एक शो किया होगा कि मेरा रॉन्ग है या करेक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने शो किया नगेली को। नगेली को जब शो किया, उन्होंने सजेस्ट किया फर्स्ट टाइम उनको एक्सपेरिमेंट करने के लिए किसके साथ, हॉकवुड, दैट इज कॉल्ड हेरासेम, ठीक है। उसके साथ उन्होंने कहा कि इस प्लांट में आप एक्सपेरिमेंट करो तो ये ऐसा आएगा कि नहीं, रिजल्ट देखते हैं। बट उन्होंने फेल हो गया, उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने फेल्ड हुआ, ठीक है, बिकॉज ये जो प्लांट था पार्थेनोकार्पिक प्लांट था। बिकॉज पार्थेनोकार्पिक प्लांट किसे कहते हैं, विदाउट फर्टिलाइजेशन, अगर ओव्यूल्स जो रहते हैं ना, अगर फ्यूज नहीं हुए तो ओव्यूल फॉर्मेशन होंगे भी तो वो तो फर्टाइल नहीं होंगे, स्टेराइल होंगे। वहाँ से अगर कोई भी प्लांट ग्रो करता है दैन हम उसे बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक प्लांट। उसके बाद 1865 में एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन में, एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो गया, कॉन्फ्रेंस हुआ, एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद 1866 में एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी वॉज पब्लिश। उसके बाद इन्होंने नेचुरल हिस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन से एक पब्लिश किया और एक सोसाइटी को, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, जहाँ पे उन्होंने अपना एक बुक लिखा, किसके ऊपर, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के ऊपर, जिसके ऊपर वो क्या कर रहे थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिनोटाइप्स एंड जीनोटाइप्स के ऊपर वर्क कर रहे थे एंड एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। सो एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। देन 1884 में डेथ हुआ ड्यू टू द किडनी डिसऑर्डर। सो इस दौरान पे उन्होंने गार्डन पी के ऊपर भी जो एक्सपेरिमेंट किया, वो एक्सपेरिमेंट कहाँ पे आएगा, वो एक्सपेरिमेंट हमने इस बुक में भी पढ़ा, दैट इज एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस। सो मेंडेलियन जो वर्क था ना, वो ऑलमोस्ट क्या था बोले, हाफ हो गया था। दैट मीन्स उनके डेथ के वजह से उन्होंने कंप्लीट नहीं कर पाए। सो रीडिस्कवरी ऑफ मेंडेलियन वर्क, मेंडल के जो वर्क्स थे, मेंडलिज्म वर्क, उसको फिर से रिकवरी किया गया 1900 में। सो 1900 में आफ्टर 16 ईयर्स ऑफ हिज डेथ, उनके मरने के बाद 16 साल के बाद ये किया गया अगेन। सो किसने किया, हुगो डे व्रिज। सो हुगो डे व्रिज ना बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन थे, बिकॉज उन्होंने बहुत कुछ निकाला था हुगो डे व्रिज ने। तो उनके अकॉर्डिंग हुगो डे व्रिज एंड और कौन थे, सी कॉरेंस एंड ईवी सरमार्क, ठीक है, यहाँ पे टी प्रोनाउंस नहीं होगा, सरमार्क। सो ईवी सरमार्क, कॉरेंस एंड हुगो डे व्रिज, तीनों ने मिलके इस जेनेटिक्स के जो वर्क था, बाकी वर्क था, उसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया। सो हुगो डे व्रिज ने अपने अगेन वर्क को रिपब्लिश किया, किसमें, 1901 में इन फ्लोरा जर्नल में उसको अगेन बताया, ठीक है, अगेन उसको एक्सप्लेन किया। तो उसके बाद रीजन फॉर हिडननेस ऑफ मेंडल्स वर्क, क्यों उसके वर्क को छुपाया गया था, बिकॉज द वर्क ऑफ मेंडल वॉज मच अहेड ऑफ टाइम से पहले था, बहुत ज़्यादा ही उन्होंने बता दिया था, इसलिए द वर्क ऑफ मेंडल वॉज मच अहेड ऑफ टाइम, कम्युनिकेशन वॉज नॉट ईजी इन दोज डेज। उस टाइम पे मतलब उनका सोच बहुत अच्छा था, उन्होंने अपने वर्क में बहुत कुछ सोच के रखा था, इसलिए मैंने बोला कि आगे हैं, बट कम्युनिकेशन लेवल के अकॉर्डिंग वो बहुत ही बैकवर्ड चल रहे थे, बिकॉज उस टाइम पीरियड में कोई कम्युनिकेशन के लिए कुछ नहीं था, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग नहीं था, सो उनका वर्क प्रोसीड नहीं हो पा रहा था। एंड उस टाइम पे ना मैथमेटिक्स भी उन्होंने यूज़ किया, स्टैटिस्टिक्स भी यूज़ किया, सो दैट रेशियो, परमुटेशन, कम्बिनेशन को यूज़ करके उन्होंने बहुत कुछ निकाला। सो ही वाज अनएबल टू प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ ऑफ फैक्टर एज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। उन्होंने बताया था ना, जीन को हम फैक्टर्स भी बोल सकते हैं। सो फैक्टर्स का वर्क क्या है, फैक्टर्स एक यूनिट, जस्ट लाइक हमारे बॉडी में सेल है, तो सेल इज द बेसिक फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वैसे ही बताया गया। जो फैक्टर हम पढ़ते हैं, तो फैक्टर होता है एक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, दैट मीन्स वो जीन ही है। देन उसके बाद हम चलते हैं, ही हिमसेल्फ वॉज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट हिज वर्क। उस टाइम पे वो उतना कॉन्फिडेंट नहीं थे अपने वर्क में, सो दैट उनका पॉपुलरिटी ऑफ चार्ल्स डार्विन,
ठीक है, जो भी वर्क उन्होंने किया था ना वो मिक्सअप हो गया सेम टाइप में, जो डार्विन के कंसेप्ट थे ना उसके साथ कंसेप्ट को थोड़ा मिक्सअप करने लग गए, इसलिए कंट्रोवर्सी आ गया। एंड डार्विन बहुत ही फेमस पर्सन थे, फेमस साइंटिस्ट थे, तो उनके वर्क के सामने मेंडल्स का वर्क बहुत ही कम पड़ गया, सो दैट उन्होंने हिडन करके रखा एंड उनका डेथ हो गया, ऐसे में उनका डेथ हो गया। उसके बाद चलता है मेंडल्स एक्सपेरिमेंट मटेरियल। तो उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल मेंडल्स जो एक्सपेरिमेंट मटेरियल लिए थे वो होता है पाइसम सतिवम, दैट इज अ गार्डन पी। गार्डन पी, पी प्लांट इज, क्यों पी प्लांट को हम यूज करते हैं, बिकॉज वो बहुत ही छोटे साइज का होता है, इजी टू कल्टिवेट एंड इट हैज शॉर्ट लाइफ स्पैन, 2 to 3 मंथ्स के अंदर हम लोग न्यू अगेन ग्रो कर सकते हैं। इट प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, बहुत ही ज़्यादा ऑफस्प्रिंग बनता है। एंड इट हैज़ मेनी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, इसमें वेराइटीज ऑफ कैरेक्टर्स मिल जाएंगे। ऑलमोस्ट यहाँ पे 7 टाइप ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लिया गया था। इट इज़ नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट, ये नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटेड है, दैट मीन्स फ्लावर्स इसके बहुत ही क्लोज रहते हैं। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कैन बी डन इजीली, इसके थ्रू आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बहुत इजीली हो सकता है। सो पी प्लांट में अगर हम लोग यूज़ करें ना, ये सारे जो लिस्ट ऑफ बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, दैट मीन्स यहाँ पे हमने ओनली मेंशन किया है कितने कैरेक्टर्स को, टोटल हमने 7 कैरेक्टर्स मेंशन किए हैं, बट एक्चुअली उन्होंने जो कैरेक्टर्स लिखे थे 34 कैरेक्टर्स लिखे थे, उसमें से 22 कैरेक्टर्स को पहले टेकन किया गया, उसमें से वैलिड बोल के मीन्स फाइनली यूज किया जाएगा हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में, वैसे थे 7 कैरेक्टर्स, ओनली 7 कैरेक्टर्स। उसके बाद चलते हैं कैरेक्टर्स में प्लांट, जो प्लांट स्पीसीज है ना, क्या क्या हमने जो हमारा पाइसम सतिवम है उसमें कौन से कैरेक्टर्स के बेसिस पे हमने किया, कौन सा कैरेक्टर्स क्या है, कौन सा कैरेक्टर नहीं है। सो यहाँ पे चलते हैं, फर्स्ट जो हमारा एक्चुअली यूज़ किया जाता है प्लांट हाइट, हम लोग यूज़ कर सकते हैं प्लांट हाइट। देन हम यूज़ कर सकते हैं फ्लावर कलर, देन फ्लावर पोजीशन, दैट इज़ अ पॉट पोजीशन। आप अगर गार्डन पी देखो ना, उसमें एक वाइट ऐसे पोजीशन रहता है जहाँ पे सीड्स ऐसे अटैच रहते हैं, तो उसको हम पॉट साइज बोल सकते हैं, पॉट पोजीशन बोल सकते हैं। एक्चुअली फ्लावर्स कहाँ पे रहता है, कौन प्लांट के कौन से पोजीशन में रहता है, उसके अकॉर्डिंग। देन पॉट शेप, फ्रूट के अंदर जो पॉट है उसका शेप कैसा है, फ्लैटेंड है या क्या है। पॉट कलर क्या है, सीड शेप क्या है, सीड कलर क्या है, ओके। एंड फूड कैरेक्टर क्या है, फ्रूट्स के कैरेक्टर्स, फ्रूट के कैरेक्टर्स को हमने इसके साथ इंक्लूड नहीं किया, एक्स्ट्रा बोल के रखा हुआ है। तो यहाँ पे चलते हैं प्लांट हाइट। सो प्लांट हाइट के अकॉर्डिंग 2 टाइप्स के हाइट आएंगे, बिकॉज एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है तो एक अच्छा आएगा, तो एक थोड़ा सा डाउन होगा, तो एक टॉल है तो एक ड्वार्फ है। फ्लावर्स कलर में क्या आएगा, वायलेट एंड वाइट, दोनों ही कलर आ जाते हैं, कभी कभी मिक्सिंग होकर भी कलर आता है पैचेस टाइप, तो उसके अकॉर्डिंग क्या क्या हो सकता है मैं बताऊंगी। फ्लावर पोजीशन, सो फ्लावर पोजीशन एक्सियल हो सकता है, टर्मिनल हो सकता है। एक्सियल मैं ऑलरेडी ये आपको पढ़ा चुकी हूँ, फ्लावर्स के ग्रोथ कैसे होते हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। सो ऑलरेडी वहाँ से थोड़ा जान सकते हैं कि एक्सियल पोजीशन मीन्स होता है, जो कि हम बोलते हैं हमारा हेड पोजीशन जैसे होता है उसको हम लोग एक्सियल बोलते हैं। तो एक्सिस में होगा, टॉप मोस्ट पोजीशन में होगा तो एक्सियल। देन टर्मिनल, दैट मीन्स एंडिंग पोर्शन में, लेटरल साइड में हो गया या फिर एंड पोर्शन में हो गया, तो देन बोलेंगे उसको टर्मिनल। पॉट कलर, ये पॉट कलर कैसे होगा देखिए, ग्रीन कलर एंड येलो कलर दोनों कलर में आ सकते हैं। एंड पॉट शेप इनफ्लैटेड आ सकता है, कॉन्स्ट्रिक्टेड आ सकता है। इनफ्लैटेड मीन्स जस्ट लाइक ऐसे ओवल शेप का हो सकता है, कॉन्स्ट्रिक्टेड ऐसे ऐसे टाइप का हो सकता है, ठीक है। उसके बाद सीड शेप, सीड शेप में क्या आएगा, राउंड एंड रिंकल, वैसे ही पूरे राउंड एंड रिंकल, ऐसे रिंकल्ड हो सकता है। उसके बाद सीड कलर येलो एंड ग्रीन, ऐसे हो सकता है। सो ये सारे कैरेक्टर्स को हमने यूज़ किया, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को। प्लांट हाइट आप याद रखने के लिए, प्लांट हाइट पीएच, एफसी फ्लावर कलर, एफपी फ्लावर पोजीशन, पीएस पॉट शेप, पीसी पॉट कलर, सीड शेप एसएस, ठीक है, एसएस, देन सीड कलर एससी, इतना यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। सो पी प्लांट्स में हमने कितने यूज किए कैरेक्टर्स को, 7 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे कितने क्रोमोसोम हो गए, 7 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, सो दैट हमारे पास कितना है, अगर डाईहाइब्रिड के अकॉर्डिंग देखें तो 2n इक्वल्स टू डाईहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड वो सारे बाद में देखेंगे, बट डाईहाइब्रिड क्या होता है ना, ये फ्यूजन होता है,
फ्यूजन होता है मल्टीपल कैरेक्टर्स का, मोर देन वन पेयर ऑफ कैरेक्टर्स का। यहाँ पे मोनोहाइब्रिड में सिंगल पेयर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स मल्टीप्लाई किया जाएगा, क्रॉस किया जाएगा, वहाँ पे मोर देन वन। तो इसके अकॉर्डिंग बाद में देखेंगे, बट यहाँ पे 2n दैट इज अ डिप्लॉय 2n है, n होता है हाप्लॉय, सो 2n इक्वल्स टू 14। यहाँ पे कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स थे? 7, तो 7 पेयर्स है, दैट मीन्स 14। 2n इक्वल्स टू 14, n इक्वल्स टू 7। सो उसके बाद आते हैं आपके जीन कैरेक्टर्स जो प्रेजेंट है ना ऑन ओनली 4 क्रोमोसोम्स 1 4 5 7 है। ये सारे जो नंबर्स होते हैं ये अरेंजमेंट होता है कि कैसे कौन से जीन में प्रेजेंट रहते हैं, कितने नंबर्स में प्रेजेंट रहते हैं। बिकॉज क्रोमोसोम्स यहाँ पे मेंशन है ना कितने हैं, 7 पेयर्स है। 7 पेयर्स में कौन से पोजीशन में कौन सा है उसके अकॉर्डिंग नंबरिंग होता है 1 2 3 4 5 करके। अभी चलते, वन जीन कैन रेगुलेट मोर देन वन कैरेक्टर। एक जीन रेगुलेट कर सकता है मोर देन वन कैरेक्टर, मोर देन वन कैरेक्टर को रेगुलेट कर सकता है। मीन्स एक जीन में मोर देन वन कैरेक्टर प्रेजेंट रह सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग देखिए, अगर एक जीन मोर देन वन कैरेक्टर को रेगुलेट कर सकता है, दैट मीन उस जीन को हम क्या बोलेंगे? प्लियोट्रॉपिक। ठीक है, कौन सा जीन बोलेंगे? प्लियोट्रॉपिक। यहाँ पे देखिए 2 कैरेक्टर हमने प्रेजेंट किया पहले, फ्लावर कलर एंड सीड कोट कलर। इधर और भी दे दिया हमने, रेड स्पॉट इन लीफ एक्सियल। सो यहाँ पे 3 कैरेक्टर्स आ गए, सो दैट मोर देन वन कैरेक्टर को एक जीन कंट्रोल कर सका, इसलिए इसको क्या मेंशन करेंगे? प्लियोट्रॉपिक। दस जीन्स आर लोकेटेड फार अपार्ट एक्सेप्ट द जीन कंट्रोलिंग प्लांट हाइट एंड पॉट शेप। सो पॉट शेप एंड प्लांट हाइट ये पूरे एक साथ ही होते हैं, सो दैट उसके जो कैरेक्टर्स है ना एक जीन में पास रहेंगे, बाकी सारे कैरेक्टर्स दूर प्रेजेंट रहेंगे जीन्स में। तो यहाँ पे सीड शेप के लिए जो जीन होगा, सारे ना जीन्स के लिए एक डोमिनेंट रहता है, एक आपका रिसेसिव रहता है। तो यहाँ पे डोमिनेंट एलीलीज एंड रिसेसिव एलीलीज हमने यूज कर दिया। सो डोमिनेंट एलीलीज में क्या होगा? स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम, इसमें एंजाइम होंगे स्टार्च ब्रांचिंग वाले, बट इसमें नहीं होता है एसबी। सो इन सीड सेल्स स्टार्च शुगर, सीड सेल्स में तो स्टार्च शुगर प्रेजेंट है, बट इसमें क्या होगा? इन सीड सेल्स स्टार्च शुगर इसमें भी प्रेजेंट है, बट ये डोमिनेंट टाइप है, रिसेसिव टाइप है। सो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस सेल रिमेन सेम कांस्टेंट। इसमें क्या होगा? वेरिएबल हो सकता है, बिकॉज इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये अपने आप को चेंज नहीं कर सकता, सो दैट चेंज हो सकता है। सो इस वजह से जो ये कांस्टेंट हो गया, इसलिए सीड बिकम्स राउंड। ये क्या हो गया? जो अप डाउन किया, बिकॉज ये रिसेसिव है, अप डाउन किया, इसलिए ये हो गया रिंकल टाइप। ठीक है, ऐसे करके जाना जाता है। ये किस पे डिपेंड करता है? SBE, दैट इज स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम। स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम के ऊपर डिपेंड करता है, उसके वजह से स्मूथनेस आता है। अगर कांस्टेंट हो तो स्मूथनेस आएगा, अगर नहीं हो तो रिंकल्ड आएगा। जहाँ पे थोड़ा बहुत कम हुआ वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर कम हुआ, मीन्स ये श्रिंक्ड हो जाएगा, ऐसे टाइप के कॉन्वोल्यूशंस आ जाएंगे। सो नेक्स्ट चलते हैं अगेन। अच्छा, नेक्स्ट में आपका फिर आएगा कि क्रॉसेस कैसे करने हैं, मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड क्रॉसेस कैसे करने हैं, तो हम लोग इसे कल पढ़ेंगे। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशंस आपके काम आ रहे हो, तो प्लीज़ 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 आप लोग अच्छे से वीडियो को एंड तक देखो, पढ़ाई करो, ग्रो करो। नोट्स चाहिए, मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, ऑलरेडी मेरे पास नोट्स हैं। सो बट आपको चाहिए तो कमेंट्स में आप लिख सकते हो। लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो अगर न्यू व्यूवर्स हो। प्लीज़ कंप्लीटली वीडियो को देखो, अच्छे से पढ़ाया जा रहा है एंड हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि कमिंग टाइम पे हम लोग स्मार्ट बोर्ड या वाइट बोर्ड में पढ़ाना स्टार्ट करें। ड्यू टू सम इश्यूज़ और नेटवर्क इश्यूज़ कुछ टाइम क्या होता है ना, हम लोग उसे कर नहीं पाते बिकॉज उतना अवेल करना प्रॉब्लम होता है। सो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से अभी वीडियो देख के आप लोग करो, उसके बाद हम लोग ये भी प्रोसेस स्टार्ट करें। सो अगर अच्छा लगा हो आज का सेशन, देन कमेंट कर देना, लाइक कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।